हेलो एवरीवन, जय हिंद। दोस्तों, पहले पार्ट में हम लोग मिशन प्रेरणा क्विज का जो 1 से लेकर के 55 प्रश्न थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया था पहले पार्ट में। ये आपका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम 55 प्रश्न से आगे वाले प्रश्नों को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न यहाँ पे यानी कि 56 नंबर प्रश्न दे रखा है। आकलन पत्र में वस्तुनिष्ठ तथा आत्मनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो आपके टोटल 15 प्रश्न हैं, जिसमें से 10 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, और इसमें से 5 प्रश्न आपके हो जाएंगे सब्जेक्टिव यानी कि आत्मनिष्ठ, यानी कि संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 15। प्रश्न नंबर 57, प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र का पूर्णांक कितना होगा? तो प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र का पूर्णांक होगा 45। ये प्रारंभिक का बात कर रहा है, प्रारंभिक में प्राथमिक के लिए। अगर आपका उच्च प्राथमिक की बात करता है तो उच्च प्राथमिक आपके 25 प्रश्न हो जाएंगे, और ये पूर्णांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक प्रश्न 3 नंबर के हो जाएंगे, टोटल आपका हो जाएगा 75 नंबर का। लेकिन यहाँ पे 15 प्रश्न है, यानी कि हर प्रश्न 3 नंबर का है, तो यहाँ पे 15 3 45, यानी कि पूर्णांक कितने हो जाएंगे? प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है तो प्राथमिक स्तर में आपके 45। लेकिन आपसे ये उच्च प्राथमिक पूछ लेता तो उच्च प्राथमिक के आपको बताना है 75 नंबर का पूर्णांक होगा, जबकि प्रश्नों की संख्या हो जाएगी वो आपकी वस्तुनिष्ठ से 20 प्रश्न हो जाएंगे, और आपके आत्मनिष्ठ से यानी कि सब्जेक्टिव से आपके 5 प्रश्न, यानी टोटल 25 प्रश्न हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 58, कक्षा शिक्षण में बच्चों के आकलन का मुख्य आधार क्या है? तो कक्षा शिक्षण में बच्चों के आकलन का मुख्य आधार होना चाहिए अपेक्षित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति। NLO से आप क्या समझते हैं? NLO का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर होता है नेस्टेड लर्निंग आउटकम। क्या होता है? नेस्टेड लर्निंग आउटकम। प्रश्न नंबर 60, बच्चे 10 तक के पहाड़े जानते हैं, यह आकलन सांकेतक किस कक्षा से संबंधित है? तो ये आपका कक्षा 3 से संबंधित है। प्रश्न नंबर 61, फाउंडेशन लर्निंग आउटकम के साप्ताहिक कार्य योजना में भाषा की सम्मिलित कक्षा है। तो फाउंडेशन लर्निंग आउटकम के साप्ताहिक कार्यक्रम योजना में भाषा की सम्मिलित कक्षा कौन कौन सी हैं? वो आपकी कक्षा 1 और कक्षा 2। प्रश्न नंबर 62, प्रेरणा तालिका व सूची में लिखे LO की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे जो प्रेरणा तालिका है या सूची है उसमें LO लिखा रहता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका मतलब होता है लर्निंग आउटकम। ध्यान रखेंगे क्या होता है? लर्निंग, L फॉर लर्निंग, O फॉर आउटकम। प्रश्न नंबर 63, सही उत्तर की अपेक्षा अधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए? सही उत्तर की अपेक्षा अधिक महत्व हमको किस पे देना चाहिए? सही प्रक्रिया पे। कोई बच्चा सही प्रक्रिया कर रहा है, उसका जो स्टेप बाय स्टेप का आगे चल रहा है, ज़रूरी नहीं उसका सही उत्तर आवे, तो उस पर हमको ध्यान रखना चाहिए कि उसका प्रक्रिया कैसा है, उसने करने का तरीका क्या है, उस पर अधिक हमको महत्व देना चाहिए। प्रश्न नंबर 64, गाय का गोबर उठाने से तो स्कूल आना ही अच्छा है, यह मत किसका है? यह मत है बार बियाना का। किसका है? बार बियाना का मत है गाय का गोबर उठाने से अच्छा तो स्कूल ही आना अच्छा है। प्रश्न नंबर 65, अभिभावकों तथा बच्चों की प्रगति की जानकारी देने का उद्देश्य क्या है? तो घर पर पढ़ाई का उपयुक्त माहौल देने के लिए। तो इसलिए हम अभिभावकों तथा बच्चों की प्रगति की जानकारी का उद्देश्य होना चाहिए कि घर पर पढ़ाई का उपयुक्त माहौल बना रहे, दे सके। प्रश्न नंबर 66, परिवेशीय अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो परिवेशीय शिक्षण का उद्देश्य होता है परिवेश को समझना और उससे अपना संबंध समझ पाना, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 67, नकल करके पास होने से अच्छा फेल होना है, यह कथन किसका है? किस पत्र से लिया गया है? यह कथन किस पत्र से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बर बियाना स्कूल के बच्चों का अध्यापक के नाम से पत्र है। प्रश्न नंबर 68, शिक्षक प्रदर्शक मानक और सूचक की 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं सम्मिलित है? आपका शिक्षण विज्ञान शिक्षण। प्रश्न नंबर 69, पाठ्यचर्या से जुड़े किन लर्निंग आउटकम का रिकॉर्ड रखना
अधिक उचित होगा? पाठ्यचर्या से जुड़े किन लर्निंग आउटकम का रिकॉर्ड रखना उचित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकल लर्निंग आउटकम। प्रश्न नंबर 70 यानी 70, हवाई जहाज क्या है? तो हवाई जहाज आपका क्या है? वर्ण पहचान में सहायक गतिविधि है। सॉरी, हवाई क्या है, हमने गलत बोल दिया, सॉरी इसके लिए। हवाई क्या है? वर्ण पहचान में सहायक गतिविधि है। प्रश्न नंबर 71, कक्षा 3 में संख्याओं की समझ व एवं गणितीय कार्य के लिए निर्धारित दक्षताओं की संख्या कितनी है? कक्षा 3 में संख्याओं की समझ व एवं गणितीय कार्य के लिए निर्धारित दक्षताओं की संख्या होती है आपकी 8। प्रश्न नंबर 72, बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान लेते हैं, इसका LO कोड और कक्षा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, LO कोड होगा आपका M304 और कक्षा किसके लिए है? कक्षा 3 के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 73 है, ऐसी गतिविधि जिनके दौरान किसी प्रकार की सामग्री या चित्र आदि का उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं TLM। क्या होता है TLM का फुल फॉर्म? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे TLM का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रश्न नंबर 74, गतिविधि के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? तो यानी कि अधिगम के लिए कम से कम हमें 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। कितने मिनट का? 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। प्रश्न नंबर 75, गतिविधि किस समय होनी चाहिए? तो गतिविधि हमारा भोजन अवकाश से पहले या बाद में हो सकता है। तो जो हमारा मध्यावकाश या मिड डे मील होता है उससे पहले या उसके बाद हमारी जो गतिविधियां होनी है वो हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 76, बच्चों के सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? तो बच्चों के सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जो समय होता है, जन्म से लेकर के 8 साल तक का जो समय होता है वो महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जन्म से लेकर के 8 साल तक। एक साथ चलने वाली क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? तो एक साथ चलने वाली क्रियाएं क्या होती हैं? सुनना और बोलना, ये दोनों एक साथ क्रियाएं हो सकती हैं, सुनना और बोलना। प्रश्न नंबर 78, फोकल लर्निंग आउटकम किन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? तो जो फोकल लर्निंग आउटकम है ना, वो सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 79, प्रभावी रूप से अपनी बात रखना बोलने का कौशल होता है। सामान्यतः बोलने यानी अभिव्यक्ति में कुल कितने तत्व शामिल होते हैं? तो आपके 5 तत्व शामिल होते हैं। उत्तर में लिख लेंगे 5 तत्व हैं। बातचीत के दौरान कितने प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए? तो बातचीत के दौरान 4 प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 81 है, अगर, यदि या यदि वाले सवाल कैसे होते हैं? ये हमारे किस प्रकार के होते हैं? तो ये हमारे कल्पना आधारित प्रश्न होते हैं, सवाल होते हैं। कैसे होते हैं? कल्पना आधारित। प्रश्न नंबर 82, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था या कोठारी आयोग कब गठित हो गई थी? तो उसको ध्यान में रखेंगे, सन 1964 को कोठारी आयोग गठित की गई थी, इसका गठन हुआ था। प्रश्न नंबर 83, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन किसने कहा है? तो भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, ये कथन कहने वाला है कोठारी आयोग। किसने कहा था? कोठारी आयोग ने 1964 में, इसमें 1964 को इसका गठन हुआ था और कोठारी आयोग ने कहा था भारत के भाग का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 84, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लक्षित समूह में कितने वर्ष के बच्चे हैं? तो गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लक्षित समूह में कितने वर्ष के बच्चे आते हैं? तो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। कितने? 6 से लेकर के 14 वर्ष। लेकिन आपकी जो नई शिक्षा योजना आपकी आने वाली है, आपकी नई शिक्षा नीति, उसमें से अब 6 वाले नहीं, यानी कि 3 साल पहले कर दिया जाएगा। अब 3 से स्टार्ट होगा उनका और 14 साल तक चलेगा शुरुआत से। 3 साल आपको प्ले में खेलना हो, उसके बाद आप सीधे 3 साल बाद क्लास फर्स्ट में जाएंगे।
तो आपका नया शिक्षा नीति जो अलग तरीके से है उसको समझेंगे आप 3 5 5 समझ करके। इस प्रकार के आपने देखा होगा 3 5 5। प्रश्न नंबर 85, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का संबंध किससे है? तो जो आपका ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का संबंध किससे होता है वो उपचारात्मक शिक्षण से है। प्रश्न नंबर 86, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल मुख्यतः कक्षानुरूप संप्राप्ति ना प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए है। प्रश्न नंबर 87, ध्यान आकर्षण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर में लिखेंगे ऐसे बच्चों की मदद करना जो कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणा व कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ध्यान आकर्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे बच्चों की मदद करना जो कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणा व कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। प्रश्न नंबर 88, लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल कौन सा है? तो जो लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल है हमारा क्या है वो हमारा ध्यानाकर्षण है, ध्यानाकर्षण। प्रश्न नंबर 89, ध्यानाकर्षण क्यों जरूरी है? तो ध्यानाकर्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि अपेक्षाकृत कम संप्राप्ति वाले बच्चों को कक्षा अनुरूप बनाने के लिए यह जरूरी है। प्रश्न नंबर 90, हर बच्चा सीख सकता है यदि शिक्षण विधि कैसी हो? तो हर बच्चा सीख सकता है यदि छात्रों की रुचि एवं सिखाने के तरीकों के अनुसार हो। जो छात्रों की रुचि हो सीखने के तरीकों के उनके सीखने के तरीके के अनुसार हो तो हर बच्चा सीख सकता है। उनके अनुसार अगर हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनके हिसाब से हम पढ़ाते हैं, उसमें उनकी जिसमें रुचि होती है, अगर इस प्रकार से हम पढ़ाएं तो कहीं ना कहीं जितना हर बच्चा सीख सकता है। प्रश्न नंबर 91, शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए वो हमारी होनी चाहिए लचीली होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? लचीला, जिस प्रकार से हमारा संविधान लचीला है। प्रश्न नंबर 92, कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष क्या है? कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष हमारा यह हुआ है कि यह जानना कि बच्चे दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। प्रश्न नंबर 93, लर्निंग आउटकम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लर्निंग अधिगम संबंधित परिणाम जो कि लक्ष्य आधारित है। क्या है लर्निंग आउटकम? अधिगम संबंधित परिणाम जो कि लक्ष्य आधारित है। प्रश्न नंबर 94, लर्निंग गैप पता लगाने का सही समय क्या होगा? तो जब सत्र का आरंभ होता है, सत्र आरंभ में हम लर्निंग गैप का पता लगाने का यही सबसे बेस्ट समय होता है। प्रश्न नंबर 95, आकलन प्रपत्र बनाना आवश्यक क्यों है? तो जो आकलन प्रपत्र है उसको बनाना क्यों आवश्यक है? उत्तर में लिखेंगे आरंभिक परीक्षण हेतु। किस प्रकार? आरंभिक परीक्षण के लिए आकलन प्रपत्र बनाना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 96 है, आरंभिक परीक्षण हेतु प्रथम कार्य क्या होगा? आरंभिक परीक्षण हेतु प्रथम कार्य क्या होना चाहिए? आकलन प्रपत्र निर्माण। प्रश्न नंबर 97, आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक तथा तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत योगदान कितना होना चाहिए? तो जो आपके ज्ञानात्मक होने चाहिए, उच्च प्राथमिक की बात कर रहा है तो 20%, बोधात्मक आपके 50%। ठीक है, ये प्राथमिक की बात कर रहा है, उच्च प्राथमिक के लिए चेंज हो जाएगा। और अनुप्रयोगात्मक में 20% प्रश्न आने चाहिए और 10% आपके रहने चाहिए तर्कात्मक में। ये आपके प्राथमिक की बात कर रहा है, उच्च प्राथमिक के लिए आपका अलग रहेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 98 है, आरंभिक परीक्षण के पूर्व में विषयवार परीक्षण प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के आकलन के लिए कुल कितने वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? तो आपको मालूम होगा आरंभिक परीक्षण के पूर्व विषयवार परीक्षण प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 तक की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उच्च प्राथमिक की बात कर रहा है। और हमने बताया था अगर उच्च प्राथमिक की बात होता है तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पे होती है 25। 20 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ से होते हैं, 5 प्रश्न आपके आत्मनिष्ठ से होते हैं, यानी कि 20 आपके ऑब्जेक्टिव से हो जाते हैं और 5 आपके सब्जेक्टिव से हो जाते हैं। तो प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। 20 आपके वस्तुनिष्ठ से और 5 आपके आत्मनिष्ठ से। प्रश्न नंबर 99,
आकलन प्रपत्र में एक प्रश्न कितने अंक का निर्धारित किया जाता है। जो हमारा आकलन प्रपत्र होता है उसमें से एक जो प्रश्न होता है उसके लिए 3 अंक आपको निर्धारित किए गए हैं। कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? 3 अंक आपको ध्यान रखना है, 3 अंक मिलते हैं। और उच्च प्राथमिक के लिए इसी प्रकार से 75 नंबर का हो जाता है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो 25 से आप 3 से गुणा कर देंगे तो 75 अंक इसके लिए हो जाता है। जबकि प्राथमिक के लिए 15 प्रश्न होते हैं और इसमें 3 नंबर का होता है। 15 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका 45 नंबर का आपका अंक आ जाता है, पूर्णांक आपका 45 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 100 है यहाँ पे, आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष होता है शिक्षण विधि में बदलाव, सुधार की संभावना या सुधार की संभावना। प्रश्न नंबर 101, आकलन के दौरान तेजी से सीखने वाले छात्रों के लिए कौन सी प्रतिक्रिया अपनानी चाहिए? तो आकलन के दौरान तेजी से सीखने वालों बच्चों के लिए संवर्धन प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए। कौन सी? संवर्धन क्रियाएं। प्रश्न नंबर 102, आकलन के पश्चात बच्चों का समूह कैसे बनाते हैं? तो आकलन के पश्चात बच्चों का समूह किस प्रकार से बनाते हैं? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में 3 समूह A, B, C बनाते हैं। प्रश्न नंबर 103, किस प्रकार के समूह का निर्माण उचित समूह निर्माण होगा? प्रत्येक समूह में सभी स्तर के बच्चों हों। प्रत्येक समूह में अगर सभी स्तर के बच्चे होंगे वो तो सबसे उचित समूह निर्माण होगा। प्रश्न नंबर 104, शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी में क्या होना आवश्यक है? शिक्षण की कार्य में पूर्व तैयारी में क्या होना आवश्यक है? तो पूर्व तैयारी में आपको कम से कम अधिगम स्तर सूची, समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम सूची तथा समय सारणी ये होना आपको आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 105, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन किस किस विषयों पर कार्य किया जाएगा? तो आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान यानी 4 विषयों पर आपको कार्य किया जाएगा। प्रश्न नंबर 106, बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है सभी छात्रों को प्रतिभागिता के अवसर मिलना। प्रश्न नंबर 107, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। यह किस प्रकार होनी चाहिए? तो ये किस प्रकार से होना चाहिए? अर्धचंद्राकार छोटे समूह में। किस प्रकार से? अर्धचंद्राकार छोटे समूह में होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 108, एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में बच्चों की क्रियाशीलता कक्षा में कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा 30 मिनट। कितना होगा? बच्चों की क्रियाशीलता कक्षा में 30 मिनट की होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 109, ध्यान आकर्षण तकनीकों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान आकर्षण तकनीकों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुदाय का सहयोग सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 110, कक्षा शिक्षण के दौरान क्या ना करें? कक्षा शिक्षण के दौरान हताश भरे शब्दों का प्रयोग ना करें। प्रश्न नंबर 111, आओ अंग्रेजी सीखें का प्रसारण कितने बजे होता है? तो ये आपका प्रसारण होता है 11:20 पे होता है। ध्यान रखेंगे 11:20 पे AM यानी कि सुबह के टाइम में क्या होता है? आओ अंग्रेजी सीखें। प्रश्न नंबर 112, कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है? कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा किसी प्रकरण का बिंदुवार चार्ट द्वारा प्रदर्शन, यही क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट मैपिंग कहलाता है। किसी प्रकरण का बिंदुवार चार्ट द्वारा प्रदर्शन ही क्या कहलाता है? आपका मैपिंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 113, कॉन्सेप्ट मैपिंग एक तरीका है। कॉन्सेप्ट मैपिंग एक तरीका है किसका? तो कॉन्सेप्ट मैपिंग एक तरीका है बच्चों को सिखाने का। प्रश्न नंबर 114, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट मैपिंग तकनीकी किस शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत वर्णित की गई है? यानी कि जो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में कंसेप्ट मैपिंग तकनीकी किस शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत वर्णित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, रोचक खेलों, कहानी, रोल प्ले आदि का प्रयोग इसके अंतर्गत वर्णित की गई हैं। प्रश्न नंबर 115 और लास्ट प्रश्न है इस पार्ट का, कक्षा शिक्षण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? तो कक्षा शिक्षण के दौरान आवश्यकता से अधिक TLM का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आवश्यकता से अधिक आप TLM का उपयोग ना करें।
और मैंने पूछा था आपको TLM का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको इसको लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।